हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अरुणोदय। आई एम योर टीचर एंड मेंटर अभिषेक परियार। आज हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। शुरुआत में हम इंडियन पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन का डेटा साथ में कवर करते हुए, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस तरीके से हम इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि इन 25 क्वेश्चंस को आप समझेंगे, इसके साथ में जो भी एडिशनल डेटा है इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, और जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे और क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में, हम लोग ये भी समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बाइलिंगुअल लिखा हुआ है, आप लोग जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उसको, लेकिन हमारी एडवाइस ये रहेगी कि आपको इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन का जरूर देखना चाहिए, इसकी आदत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन में लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन अगर गलत होता है तो उसमें इंग्लिश वर्जन को ही प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसलिए आपको आदत होनी चाहिए। दोनों भाषा में आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि दोनों भाषा में डिस्कस करें। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? शब्द है प्रपोज। सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? तो सबसे पहले प्रपोज किया था, ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। इन नाम के बारे में जो भी चर्चा हो सकती है हम करेंगे, लेकिन इसका आंसर जो भी है वो है एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय ने कब प्रपोज किया? तो 1934 में प्रपोज किया। 1934 में संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इस तरीके की बात रखी। 1935 में इस बात की डिमांड ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 बनी, 1935 में इस बात की ऑफिशियल डिमांड मांगी गई कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ऑफिशियल डिमांड हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करी। उस समय 1934 और 35 दोनों ईयर में प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर 1935 को आप देखने जाएंगे तो 1885 से, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, लगभग 50 साल अपने पूरे कर रही है। ठीक है, तो ऑफिशियल डिमांड हुई 1935 में। सुझाव कब दिया गया एम एन राय के द्वारा? 1934 में। एम एन राय कौन है? तो एम एन राय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, पूरा नाम है इनका मनवेंद्र नाथ राय, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका गठन, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी भी इन्होंने गठन किया था, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी का भी, और इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का भी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने किया। ठीक है, एक डेटा हमारे पास एडिशनल ये आ गया। आते हैं बाकी तीन नामों की भी चर्चा कर लेते हैं जरा। एक नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो संविधान सभा की पहली बैठक में एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया था, क्योंकि ये सबसे सीनियर थे उस समय पे, और फ्रांस की पद्धति को फॉलो करते हुए आचार्य जेबी कृपलानी के निर्देश के अनुसार सच्चिदानंद सिन्हा को एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो ये 9 दिसंबर 1946 को, जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई, उस समय इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। ठीक है, बाद में अगले दिन की जब बैठक हुई 11 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त कर लिया गया। के एम मुंशी कौन थे? ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इनको ऑर्डर ऑफ बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान बन रहा था तो कई प्रकार की समितियां बनाई गई थी। उन समितियों में एक समिति थी ऑर्डर ऑफ बिजनेस। इस समिति का नेतृत्व कर रहे थे के एम मुंशी जी, और बी एन राव के बारे में आपको मालूम है, बेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। इनको जो रोल मिला था वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का मिला था, महत्वपूर्ण रोल था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। इनको फॉरेन कंट्रीज के संविधान को पढ़ना था और एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाना था। इन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट बनाया भी। बाद में इसी इनिशियल ड्राफ्ट पे चर्चा करके 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाए गए। तो वो ड्राफ्ट, जो सेकंड ड्राफ्ट था, इनिशियल ड्राफ्ट बी एन राव ने बनाया, सेकंड ड्राफ्ट, उसके बाद संविधान ने अपना प्रारूप पाया। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के डेटा हैं जिनको आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सबसे पहले किसने प्रपोज किया? तो एम एन रॉय ने प्रपोज किया 1934 में, और मांग कब कांग्रेस ने ऑफिशियल रूप से मांगी? तो 1935 में। ठीक है, अच्छा, स्वीकार कब हुई इसको देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रपोज तो कर दिया 1934 में, स्वीकार कब हुई? तो स्वीकार कैबिनेट मिशन के द्वारा हुई। ये डिमांड ऑफिशियली कब मानी गई? तो वह कैबिनेट मिशन के द्वारा।
कैबिनेट मिशन अगर डेट रखनी हो तो 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन ने ये फाइनली माना कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कि संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, 24 मार्च 1946 के द्वारा कैबिनेट मिशन गठन भी हुआ और उस गठन में 389 मेंबर चुने गए। 389 मेंबर उसमें से चुने गए जो पर 10 लाख पर एक सीट निर्धारित की गई थी 10 लाख पर, और ऐसे 389 मेंबर चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर से इंग्लिश में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू द यूनिटरी फीचर्स। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें सबसे पहले जवाब देते समय हमें की पॉइंट को समझना है। यूनिटरी फीचर, एकात्मक विशेषता क्या होती है, समझते हैं। कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? तो एकात्मक विशेषता में क्या हो सकता है? एकात्मक का क्या मतलब है कि इंडिया में दो प्रकार की पॉलिटी है, एक पॉलिटी जो स्टेट में चलती है और एक पॉलिटी सेंट्रल में चलती है। ठीक है, तो दोनों पॉलिटी में, लेकिन इंडिया की जो पॉलिटी है वो उसका ज्यादा झुकाव सेंट्रल की तरफ है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन में हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं इसमें। स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये बात तो सही है, यूनिटरी सेंटर की विशेषता है। अभी आंसर नहीं दे रहे, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इस तरीके से सोचना है। इनइक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व में असमानता, ये बात भी सही है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये बात भी सही है। ऑल इंडिया सर्विसेज याद रखना है, आर्टिकल 312 में लिखी हुई है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लचीलेपन की कमी, ये स्टेटमेंट, अगर ये तीनों सही हैं तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, तो आंसर हमें निकल गया। और इनकरेक्ट अगर हमें छांटना था तो इनकरेक्ट ये आंसर है, डी ऑप्शन। किस तरीके से जवाब देना है? चूंकि ये क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन पे आधारित है तो इस क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन प्रोसेस से ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, द वर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। इसका क्या मतलब है? हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, बात सही है। ये कहां पे लिखा हुआ है? प्रस्तावना में ये शब्द कहां पे लिखा हुआ है? ठीक है, प्रस्तावना का वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। हमने डिटेल में हर शब्द की चर्चा करी है, अभी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द है डोमिनेंट, ये शब्द प्रियम्बल में लिखा ही नहीं है तो इसको ऑप्शन से हटा देते हैं। तीन शब्द हैं, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 से शामिल किया गया था। ठीक है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से शामिल हुआ था। दो शब्द, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक का मतलब है हमारा हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, तो ये जवाब सही है। डेमोक्रेटिक का मतलब है जो भी सुप्रीम पावर होगी, सुप्रीम पावर कौन एक्सरसाइज करेगा, इस आधार पे हम डेमोक्रेसी को डिसाइड करते हैं। अगर सुप्रीम पावर एक्सरसाइज पब्लिक डायरेक्ट कर रही है, एक्सरसाइज्ड बाय पब्लिक डायरेक्टली, तो हम उसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। अब डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, दोनों को हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। हमारे यहाँ इंडिया में जो सुप्रीम पावर पब्लिक एंजॉय करती है वो इनडायरेक्ट करती है, यानी हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारी, हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो हमारी तरफ से पावर को यूज करता है। वोट देकर के हम अपनी पावर को ट्रांसफर करते हैं। ठीक बात है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल हमने लिखे हैं वहां पे, स्विट्जरलैंड में हमने एग्जाम्पल लिया था उसको। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी 4 प्रकार की पॉसिबल है। उसमें क्या होगा? रेफरेंडम हो सकता है, प्लेबिसाइट हो सकता है, इनिशिएटिव हो सकता है और रिकॉल हो सकता है। ठीक है, ये 4 प्रकार से हो सकती है। इनको समझना हो तो आप प्लेलिस्ट में एक बार जाके जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको प्रियम्बल में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी डिटेल में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी नहीं है? तो देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर ओवरव्यू आइडिया है। अच्छा, ये प्लेलिस्ट फायदा उनको ज्यादा करेगी जिनको थोड़ा सा आइडिया है प्रियम्बल के बारे में या इंडियन पॉलिटी के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरलिज्म, तो ये तो है, इंडिया में फेडरलिज्म तो है। अब फेडरलिज्म हमारा झुका हुआ है सेंटर की तरफ, अभी हमने यूनिटरी फीचर्स में देखा इसको। फंडामेंटल राइट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया जिसमें 2 सदन होते हैं। ठीक है, और एक सेंटर में या पावर ऑफ सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। प्रमोशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का प्रमोशन। फ्यूडलिज्म संविधान में नहीं है अपने यहाँ। इस शब्द को समझ लेते हैं, फ्यूडलिज्म क्या है। तो आंसर में क्या देना, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो आंसर तो यही होगा, डी होगा। फ्यूडलिज्म को समझते हैं, तो ये शब्द जो है यूरोप का है। यूरोप में यह शब्द यूज होता है, फ्यूडल्स। अब इसको समझते हैं। यूरोप में मान लेते हैं कोई किंग है, किंग के नीचे फ्यूडल्स होते थे।
फ्यूडल्स के नीचे किसान होते थे, उन्हें हम लोग वेसल्स बोलते हैं। ये यूरोपियन टर्म है, उनको समझ लेना है, वेसल्स बोलते हैं। किंग क्या करेगा? किंग पावर को डिवाइन अथॉरिटी के रूप में यूज करता था कि उसको दैवीय शक्तियां प्राप्त है, इस तरीके से रूल करता था। फ्यूडल्स वो अपने नीचे सामंतों को नियुक्त करता था। सामंत क्या करते थे? जमीन को, जो कि राजा के अधिकार में होती थी, वो जमीन को किसानों को देता था और किसान उस पर कृषि करते थे। उसके बदले में उनको कुछ अनाज भी मिलता था और उस जमीन के बदले में उनको टैक्स देना होता था। ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं, यूरोप में हुआ करती थी। ठीक है, हमने समझ लिया। तो ये शब्द हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, फ्यूडलिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 में अधिसूचित किया कि हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों का प्रचार किया जा सके। सवाल यह है कि यूनियन मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इसने 2015 में नोटिफाई किया है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक बात है, 26 नवंबर 2015 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। जिस दिन इस बात की घोषणा हुई, मोदी जी ने इस बात की घोषणा करी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने जो सजेशन दिए हैं और इसने नोटिफाई किया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन डे को 26 नवंबर को मनाया जाएगा। उसी दिन फाउंडेशन रखा गया था, फाउंडेशन ऑफ स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को मुंबई में फाउंडेशन रखा गया और इस पे अभी काम जारी है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को बनाया गया ताकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को हम लोग याद कर सकें इस तरीके से कि 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी हुई है, जो कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए उसको यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की उसमें स्टैचू बनी हुई है। केवड़िया, बड़ोदरा केवड़िया में बनी हुई है, नर्मदा नदी का किनारा है और वहाँ बनी हुई है। ठीक है, 2018 से ऑपरेशनल है, उस पर टूरिज्म अच्छा खासा होता है। ठीक है, ये हो गया। अब सवाल ये है कि 2 डेट और लिखी है, एक 26 जनवरी लिखी है। 26 जनवरी का भी अपना इंपॉर्टेंस है, अगर हम इसको देखना चाहें तो 26 जनवरी हमारे लिए, 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस 1929 से है। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था लाहौर में, और लाहौर है रावी नदी के किनारे। इस सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस या कंप्लीट सेल्फ, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट सेल्फ गवर्नेंस, इसकी मांग ऑफिशियली की गई। और 1929 को ही इस बात की घोषणा की गई कि हम लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस या इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। तो पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, तब से हम मनाते रहे इसको 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में। और आखिरी बार हमने मनाया होगा 26 जनवरी 1947 को। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस की डेट तो 15 अगस्त 1947 डिक्लेयर हो गई, वो इंडिपेंडेंस एक्ट से। तो अब इस 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे, तो अब 26 जनवरी को इंपॉर्टेंस देनी थी। 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराया, 26 जनवरी 1950 को। ये है डेट्स के बारे में। ठीक है, एडिशनल फैक्ट्स इनको आप संभाल सकते हैं। Fill in the blank using the words contained in the preamble of the Constitution India. We having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. ठीक है, वी के बाद क्या लिखा हुआ है संविधान में, ये पूछा है। तो आपको सलाह ये है कि प्रियम्बल आपको एज इट इज वर्ड में याद रहनी चाहिए। इसमें जो भी मूल्य लिखे हुए हैं अगर वो आपको याद होंगे तो पॉलिटी को समझना बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। वी के बाद क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये शब्द नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके बारे में जान लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसी जो भाषा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली, वहाँ इंडिया की जगह पे यूएस लिखा होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, एज इट इज लिया, यूएसए वर्ड हटा करके लिया। ये सोर्स ऑफ पावर को भी बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोर्स ऑफ पावर है वो वी, जनता है, सोर्स ऑफ पावर को बताता है। कहाँ से लिया गया हमने देख लिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ पावर को बताता है, और ये लिया कहाँ गया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली लिया गया है। अच्छा
ठीक है। प्रियम्बल की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, लेकिन वी द पीपुल ऑफ, अच्छा प्रियम्बल को कहाँ से लिया गया है? तो वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और उसमें जो ये फ्रेज है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, समझ लिया। संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के एम मुंशी और सच्चिदानंद सिन्हा, इनके बारे में जानकारी है। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जानकारी आपको क्या होनी चाहिए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इनको सीनियर मोस्ट होने के नाते और आचार्य जेबी कृपलानी जो कि उस समय पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने सजेशन दिया कि फ्रांस की पद्धति के हिसाब से सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सीनियर मोस्ट है इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाए। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। के एम मुंशी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के हेड थे, जो कमेटियां बनी थी संविधान बनाते समय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये परमानेंट प्रेसिडेंट बने संविधान सभा के, और बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जिसमें 6 सदस्य होते थे। हम जानेंगे इनको। दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में किस प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था? ठीक है, दिसंबर 1947। थोड़ा सा समझते हैं कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व था। तो संविधान सभा में अभी बताया था हमने 389 मेंबर डिसाइड किए गए, जो कि 10 लाख पे एक सीट के आधार पर डिसाइड किया गया था। कैबिनेट मिशन आया, उसने संविधान सभा, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शन, उसमें से 296 सीट में इलेक्शन हुए थे और 93 सीट प्रिंसली स्टेट को डिसाइड की गई थी। ये प्रिंसली स्टेट के लिए थी और ये ब्रिटिश इंडिया के थी। उसमें भी 292 सीट ये ब्रिटिश इंडिया के स्टेट के लिए थी, ब्रिटिश इंडिया के स्टेट्स के लिए थी, और 4 जो सीट्स थी ये कमिश्नरीज हुआ करती थी। यहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त होते थे, कमिश्नरीज हुआ करते। ठीक है, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा, ये 4 प्रकार की कमिश्नरीज थी उस समय पे। तो 296 पे इलेक्शन हुए थे, 296 पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। 296 में से 208 सीट तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल गई, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिल गई और 15 सीट अदर्स को मिली। इनको जोड़ें जरा, हो गया क्या? 281, 15, 296। ठीक है, ये था सेग्रीगेशन डेटा, जिसमें जो चुनाव हुए उसमें किसको कितना प्रतिनिधित्व मिला। तो दिखाई दे रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारी मात्रा में बहुमत मिला हुआ है। ठीक है, ये चुनाव हुआ क्योंकि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन हो गए। 15 अगस्त 1947 को तो ये सीटें कम कर दी गई, 389 से 90 सीट दे दी गई पाकिस्तान को, तो 299 सीट्स बची। इन 299 सीट्स में से 229 सीट्स स्टेट्स के लिए थी, यही ब्रिटिश इंडिया स्टेट के लिए, ब्रिटिश इंडिया में जो स्टेट थे उनके लिए थी, और जो 70 सीट थी वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए। ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए। उसने पूछा है कि दिसंबर 1947 को, यानी देश आज़ाद हो चुका है, ये 90 सीट्स पाकिस्तान को जा चुकी हैं, इन सीट्स में से जो स्टेट्स की ये 229 सीट्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा किसके पास थी? अगर जवाब नहीं आता है तो फिर भी अगर आपको ऑप्शन इनमें से चुनना हो तो पॉपुलेशन यूपी की आज भी ज़्यादा है। बताया पर 10 लाख पर एक सीट डिसाइड की गई थी, तो जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसी की। यूनाइटेड प्रोविंस यूपी का ही पुराना नाम है, यूपी की पॉपुलेशन तब भी ज़्यादा थी और आज भी ज़्यादा है, इस हिसाब से यूपी आंसर हो सकता है। और अगर हमें चुनना हो तो ये आंसर सही भी है, इसको इस तरीके से हम जवाब दे सकते हैं। तो यूपी आंसर हो गया इसका। बाकी सीट्स इन स्टेट्स को कितनी मिली, तो ये डेटा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन को कॉमन सेंस से जवाब दिया जा सकता है, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया होगा। नहीं तो हम सारे स्टेट्स की सीट याद करने जाएंगे तो बहुत सारा डेटा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ सवालों के जवाब हम लोग कॉमन सेंस का प्रयोग करके ही देंगे। और एग्जाम आपसे चाहता भी है कि आप पर्याप्त आपके पास विजडम हो कि आप क्वेश्चन का डेटा नहीं आता, उसके बावजूद आप इवेल्युएट करके आंसर दे पाएं। व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेस्ड ऑन? 1935 का जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम है, वो किस पर आधारित था? फिर से इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होगा, इसको हम देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा। देखते हैं जरा पहले, तो हम नीचे शुरुआत कर देते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ सेसेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, ब्रिटिश भारत के प्रांतों का पृथककरण का सिद्धांत। नहीं, ऐसा कुछ तो 1935 में नहीं था। द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, हाँ ये 1935 से ही लागू हुआ था। ठीक है, हम इसको भी काट देते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरेशन, इसकी व्यवस्था 1935 के अधिनियम से ही की गई थी, बात सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन
संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा की अवधारणा की स्वीकृत की गई थी, तो 1935 में तो नहीं की गई थी। द एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये भी 1947 में। तो हमें जवाब क्या देना है, कौन सा सही है 1935 के अधिनियम पर, तो ये तीसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को कब अंगीकार किया गया था? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? एडॉप्टेड जो शब्द है ये कहाँ लिखा हुआ है? आप अगर प्रियम्बल पढ़ी हुई है तो प्रियम्बल में शब्द एडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिव टू आवर सेल्फ, ये तीनों शब्द लिखे हुए हैं। तो अगर इसका जवाब देना हो हमें तो 26 जनवरी 1950 ये ऑफिशियल डेट है संविधान के लागू होने की, और 26 नवंबर 1949 ऑप्शन में पहले ऑप्शन पे है 26 नवंबर 1949 इस डेट को अडॉप्ट किया गया था। इन्फोर्स कब हुआ? तो कंप्लीटली इन्फोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कुछ पार्शियल कुछ आर्टिकल्स लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। कौन से हैं? तो आर्टिकल 394 में, आर्टिकल 394 लिखा हुआ है कि दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल्स, तो उसमें ये शब्द लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, 367, आर्टिकल 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 खुद ये लिखा हुआ है। ऐसे करके 15 आर्टिकल ये लिखे हैं और एक ये 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। तो आंशिक रूप से लागू हो गया था, कंप्लीटली लागू 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 नवंबर 1946 का कोई जिक्र नहीं है, 26 जनवरी 1947 का कोई जिक्र नहीं। अगर आपको डाउट भी होगा तो इन दो ऑप्शन में डाउट हो सकता है कि 1949 और 1950 में, तो बता दिया कि 26 जनवरी 1950 वो डेट है जब संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां नंबर, भारत का संविधान प्रभाव में कब आया? अभी बता दिया 1950 में आया, डेट है 26 जनवरी 1950। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की, क्वेश्चन को हमेशा तोड़ के पढ़ना। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जब बैठक हुई, कब? 9 दिसंबर 1946। तब भारत स्वतंत्र नहीं है, इस बात को समझना। 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो भारत स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो 9 दिसंबर को जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसके बाद स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो बने हुए थे, तो 15 अगस्त 1947 के बाद भी वही थे। सवाल यही है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में डाउट हो सकता है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमें चुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें शब्द लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट की डेट 15 अगस्त 1947 है, तो उसके बाद का। तो कीवर्ड आपको पकड़ लेना है, इससे क्वेश्चन को तोड़ना है, तो डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आंसर देना सही हो जाएगा, तो निगेटिव आंसर से आप बचेंगे। An introductory system in a constitution that states the reasons and guiding values of the constitution is called। संविधान में एक प्रस्तावनात्मक वक्तव्य जो कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है। तो इसने बोला है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। अगर आपने प्रियम्बल की वीडियो देखी हो और अगर जानते हो तो प्रियम्बल को हम इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। प्रियम्बल का वही मतलब है जो प्रीफेस का या इंट्रोडक्शन का होता है। तो शब्द पता देता है कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कहाँ लिखे हुए हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व, इस तरीके से लैंग्वेज लिखी है इंग्लिश में। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है। इससे हमें समझ में आता है कि प्रस्तावना की बात कर रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 14 नंबर, बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाई। ठीक है, 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, समझते हैं। पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। पहली बैठक में फ्रांस की पद्धति को अपनाते हुए डॉक्टर आचार्य जयबीर कृपलानी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उस समय पे, उन्होंने सजेशन दिया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसके अलावा 2 वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी नियुक्त की गई, डॉक्टर एस सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी के नाम से 2 वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति भी हुई उसी दिन 11 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक
रिजोल्यूशन पेश किया जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। इसको पेश किया गया 13 दिसंबर को। 22 जनवरी पहले सेशन में ही 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट हो गया, संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। बाद में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो इसको जब लागू करते समय इसको प्रेम्बल के रूप में स्वीकार किया गया, जो कि आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो 13 दिसंबर, 22 जनवरी और 26 जनवरी 1950 जब ये प्रेम्बल के रूप में लागू हो गई फाइनली, तो इस तरीके से प्रस्तावना यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लेकर के प्रस्तावना तक का सफर ये है। तो किसने पेश किया? अभी हमने जवाब दे दिया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, फिर से संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर से इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। संघवाद, आपको फेडरलिज्म पहले से पता होना चाहिए तो ही जवाब आप दे सकते हैं। संघवाद या फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म क्या है? दो प्रकार की पॉलिटी हमने चर्चा करी है। दो प्रकार की पॉलिटी, एक सेंटर में एक पॉलिटी चल रही होगी और एक स्टेट में पॉलिटी चल रही होगी। इसका है सेंटर, इंडिया में जो पॉलिटी चलती है उसमें सेंट्रल ज्यादा मजबूत है। ये व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है, जिसमें सेंटर हमारा ज्यादा मजबूत है। ज्यादा मजबूत कैसे है? हम लोग गवर्नर की नियुक्त करते हैं, सेंट्रल के द्वारा नियुक्त की जाती है, और गवर्नर राज्य का हेड ऑफ द स्टेट होता है। दूसरा, जो रेसिडुअरी पावर है, जो ऐसे विषय जो नहीं लिखे हुए हैं किसी लिस्ट में, यानी 3 प्रकार की लिस्ट है शेड्यूल 7 में, 7वें अनुसूची में 3 प्रकार की लिस्ट लिखी हुई है, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो ऐसा कोई विषय जो कहीं नहीं लिखा हुआ है उस पर रेसिडुअरी पावर्स के रूप में आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है कि वो शक्ति केंद्र के पास होगी। इसका मतलब हमारा जो फेडरलिज्म है वो सेंट्रल ज्यादा स्ट्रांग है। समझते हैं जरा, और क्या क्या ऑप्शन है? देयर इज नो स्कोप ऑफ डुअल सिटीजनशिप इन द केस ऑफ फेडरल कंट्रीज। हमारे कंट्री में तो नहीं है डुअल सिटीजन का, लेकिन फेडरल कंट्रीज इसके अलावा भी हैं। हमारा जो फेडरेशन है भी नहीं, क्योंकि हमने यूनियन में चर्चा करी थी, यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में इंडिया को डिफाइन किया गया है। ट्रू सेंस में फेडरेशन है भी नहीं। ट्रू सेंस में अगर फेडरेशन देखना हो तो यूएसए को आप दे सकते हैं, जिसमें राज्यों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, ना तो राज्य हट सकते हैं और ना तो वो ग्रुप जो है। तो इन केस ऑफ फेडरल कंट्रीज तो देयर इज नो स्कोप ऑफ डुअल सिटीजनशिप। तो स्कोप तो होता है फेडरल कंट्रीज में, यूएसए में स्टेट्स की अपनी सिटीजनशिप होती है और यूएसए की अलग होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, देयर इज नो स्कोप ऑफ डुअल सिटीजनशिप, ये स्टेटमेंट गलत है अपने आप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंट्री लिखा है, इंडिया की बात नहीं हो रही। Federalism is an institutional mechanism to accommodate two sets of polities, one at the regional level and another at the national level। बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Each government is autonomous in its own sphere। ठीक है, एक हद तक बात सही है। ऑटोनोमस स्वायत्त है, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र कैसे है? क्योंकि स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट स्टेट के लिए लिखे हुए हैं और यूनियन लिस्ट में यूनियन के लिए सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में ऑटोनॉमस है। कुछ हद तक ये बात सही है। केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष से बचने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट देयर इज एन जुडिशरी। सही है, यूएसए में भी है, इंडिया में भी है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका क्या मतलब है? पहला स्टेटमेंट गलत है। कौन सा गलत है यही छांटना था, आंसर मिल गया। तो इंटरप्रिटेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये ज्यादा समझ पे जवाब देना चाहिए इनको, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए। आपको अगर फेडरलिज्म समझ में नहीं आता, यूनियन समझ में नहीं आता है, तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज पड़ी हुई है, उस सीरीज प्ले लिस्ट में आप लोग क्रम से देख सकते हैं, जिसमें प्रेम्बल वाले वीडियो में इसको डिटेल में समझाया गया है, हर शब्द को समझाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? फिर से वही बात है कि आपको प्रस्तावना अगर याद होगी तो तुरंत लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, प्रोविजन, ये शब्द लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको याद है तो प्रस्तावना और याद होना चाहिए। हमारा मानना ये भी है कि आप इंडियन पॉलिटी को डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल, पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन अब ज़्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसमें आर्टिकल्स इन डेप्थ में पूछता है। ठीक है, आर्टिकल्स सब क्लास भी पूछता है, तो आपको पढ़ना चाहिए। हु was the chairman of the finance and staff committee of the constituent assembly। संविधान सभा की वित्त एवं कर्मकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी की चर्चा करी, ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए थे। आचार्य जे.बी. कृपलानी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय पर, जब देश आजाद हुआ तब भी यही अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी को अभी हमने बताया था, के.एम. मुंशी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के हेड थे। हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थे भी यही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्टीयरिंग कमेटी
और ये फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी इनका अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक जो फ्लैग कमेटी बनी थी, एडहॉक कमेटी थी, उसके भी अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, ये डेटा आप इसको नोट कर सकते हैं। जो वर्बली बोला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे, एडहॉक कमेटी जो नेशनल फ्लैग भी बनी थी उसके भी हेड थे, इसके अलावा फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के भी हेड थे। एच.सी. मुखर्जी के बाद के लिए बताया कि ये वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। जे.बी. कृपलानी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, संविधान सभा जब बनी और 1947 आज़ादी के बाद भी यही थे। के.एम. मुंशी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के थे। ठीक है, जिम्मेदारी आपकी है, इसको आप नोट करेंगे। संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर से वही है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। बार बार अभी बोला है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी अब सोचने की आवश्यकता नहीं है हमारे पास। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टेट्स का डिपार्टमेंट मिला था, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स का डिपार्टमेंट मिला हुआ था। खैर, अभी वीडियो इस पे आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरपिनिंग पे बैकग्राउंड में कि 1808 जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है तब से लेकर के किस प्रकार से पॉलिटी चेंज हुई और किस प्रकार से हमने अपने संविधान का निर्माण कर लिया, इस पर बैकग्राउंड में एक वीडियो आने वाली है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स बारोड फीचर्स फ्रॉम हाउ मैनी कंट्रीज? कितने देशों से भारत ने संविधान में जो उपबंध है उनको उधार लिया हुआ है? तो ऐसे हम जवाब नहीं दे पाएंगे कितने हैं। फैक्ट के रूप में अगर पता करना हो तो लगभग 10। कौन कौन से हैं जरा हम इनकी बात करते हैं। तो अगर याद रखने का तरीका वही है कि कुछ कुछ तरीकों से हम लोग याद रखते हैं। जैसे सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में बात करते हैं। एक कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इमेजिनेशन होनी चाहिए आपको। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से याद रखते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए से भी कुछ प्रावधान हमने लिए हैं, कनाडा से भी कुछ प्रावधान लिए हैं। सही है, नॉर्थ अमेरिका में ये 2 कंट्रीज हैं। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में हमने फ्रांस से भी कुछ प्रावधान लिए हुए हैं, यूके से भी लिए हुए हैं, जर्मनी से भी लिए हुए हैं। ठीक है, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया। ठीक है, इसके अलावा एशिया में हमने जापान से भी कुछ प्रावधान लिए हुए हैं, यूएसएसआर से भी लिए हुए हैं, जो कि अब रसिया है, टूट चुका है। इसके अलावा तो 3, 2, 5 और 2, 7 ऑस्ट्रेलिया से भी लिया हुआ है। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है, कुछ प्रावधान है हमारे पास। ठीक है, यूरोप में कोई कंट्री बची क्या? फ्रांस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, आयरलैंड, वो यूके का ही पार्ट है हालांकि। तो आयरलैंड के 2 ग्रुप हैं जिसमें नॉर्थ आयरलैंड और साउथ आयरलैंड है। तो आयरलैंड जो अलग है, स्वतंत्र है, वो ये साउथ आयरलैंड। नॉर्थ आयरलैंड तो यूके का ही पार्ट है। 4, 2, 6, 7, 3, 10 देश आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं। इनको देख लीजिए, इनसे क्या 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 लिया गया है। यूएसए से हमने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, नोट कर लेना, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ली यूएसए से। हमने प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट लिया। यूएसए से हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल लिया। यूएसए से हमने प्रियम्बल का जो फ्रेज है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अभी बताया था, वो लिया। प्रियम्बल हमने यूएसए से लिया। इस प्रकार की व्यवस्था हमने यूएसए से ली है। कनाडा से हमने क्या क्या लिया? कनाडा से हमने फेडरलिज्म को लिया, संघवाद को। फेडरलिज्म में फेडरेशन, हमारे जो फेडरेशन होगा हमारा स्ट्रांग होगा स्टेट की तुलना में। अभी बात करी हमने कि जो गवर्नर की नियुक्ति है वो केंद्र के द्वारा की जाएगी, गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा केंद्र की तरफ से। इसके अलावा रेसिड्यूरी पावर्स जो कि आर्टिकल 248 में लिखी हुई हैं वो केंद्र के पास होंगी, रेसिड्यूरी पावर्स। इसके अलावा कनाडा से जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी पावर होती है, आर्टिकल 243 सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी पावर है जो प्रेसिडेंट को सलाह देने का काम करती है, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 में वो कनाडा से ली गई है। तो इतने प्रावधान है, इनको आप नोट कर लेना। फ्रांस से हमने, फ्रांस की जब रिवॉल्यूशन चल रही थी, फ्रांस की क्रांति हो रही थी, तो उस समय हमने जो प्रावधान लिए थे उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जैसे शब्द हमने यहाँ से लिए थे। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और फ्रांस से अभी बताया था, एक हमने जो संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष चुना था वो भी हमने फ्रांस से ही लिया था। यूके, फ्रांस से प्रेरित होकर के। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। इसके अलावा वेस्टमिंस्टर मॉडल लिया। वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है? जिसमें बाइकैमरलिज्म होता है, यानी द्विसदनीय व्यवस्था होती है, साथ में जो पावर के सेंटर में एक कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है,
जर्मनी से फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन लिया इमरजेंसी के दरमियान। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया? आयरलैंड से हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो मैनर है, तरीका है, वो लिया। इसके अलावा डीपीएसपीज हमने आयरलैंड से ली, ठीक है। जापान से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई ला, PEBL, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई ला, ये लिया जापान से। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली, पंचवर्षीय योजनाएं ली। इसके अलावा इस रिवॉल्यूशन से हमने जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों प्रकार के न्याय की जो बात है वो हमने उन रशियन रिवॉल्यूशन से लिया था। तो रशियन रिवॉल्यूशन कब हुई थी? तो 1917 में, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई थी? तो 1789 से 1799 में हुई थी। साउथ अफ्रीका से क्या लिया? साउथ अफ्रीका से हमने आर्टिकल 368 संविधान संशोधन का प्रोसेस लिया। इसके अलावा राज्यसभा में जो मेंबर्स चुने जाते हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ये व्यवस्था भी हमने साउथ अफ्रीका से ही ली है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची की व्यवस्था ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रेम्बल की लैंग्वेज ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, इसकी व्यवस्था, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, इसकी व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया से ही ली है। अगला क्वेश्चन 20, संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? अगर आपने इस सुन लिया पीछे, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अभी हमने बोला ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके आसपास इर्द गिर्द में क्या है, जिम्मेदारी यही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि हमें इस क्वेश्चन को ही, इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के आसपास जो भी डेटा है वो हमें पता होना चाहिए, और उसको पता करने के लिए आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। और फ्रेमिंग, क्योंकि रिविजन करते समय अगर वो डेटा आप बोल पाते हैं तो आप रिवाइज अच्छे से और कम समय में कर पाएंगे। फीचर ऑफ क्वासी फेडरलिज्म गवर्नमेंट सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुना होगा पीछे की बात, तो हमने फेडरलिज्म कहाँ से लिया हुआ है? अभी आपको जवाब मिल जाएगा, कनाडा से, ठीक है। किस देश से क्या लिया गया है, रिवाइज करके आप देख सकते हैं। जैसे अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रियम्बल की लैंग्वेज, और वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो फ्रेज है ये यहाँ से लिया हुआ है। साउथ अफ्रीका से बताया कि जो राज्यसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, और आर्टिकल 368 संविधान संशोधन का प्रक्रिया। यूके, यूनाइटेड किंगडम से बहुत सारी व्यवस्थाएं चर्चा करी हैं, उनको आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, धीरे धीरे सुन करके। भारत के संविधान में निर्माताओं ने संसदात्मक शासन प्रणाली को किस देश से ली? तो अभी बताया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। अगला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं किस देश से ली है? जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों एक ही देश से हैं, और वो है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी जो जुडिशरी है वो अलग होगी और स्वतंत्र होगी, इसकी व्यवस्था हमने अमेरिकी संविधान से ली है। इसको अपडेट कर लेना आप। फ्रॉम विच कंट्री हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड द फीचर ऑफ 5 ईयर प्लान? बताया था, पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से? रसिया, यूएसएसआर, उस समय सोवियत संघ, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का अभी बता दिया, सारा डेटा है, आप इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारा डेटा हमने रिवाइज करा दिया है। राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अच्छा, कितने हैं? 2 और हैं, कर लेते हैं, 27 क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड। समझ लेते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है। इलेक्शन सिस्टम की दुनिया में 2 प्रकार की पद्धतियां हैं। इलेक्शन सिस्टम, निर्वाचन जो पद्धति है, 2 प्रकार की हो सकती है। एक शब्द ये लिखा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP, ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, हमको इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक मालूम होगा आपको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दोनों शब्द की चर्चा कर देते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। 2 प्रकार के इलेक्शन की पद्धति होती हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में आपने इस शब्द को सुना होगा कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इस पैटर्न के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग करते हैं, जिसमें प्रेफरेंस दी जाती हैं। FPTP अगर नहीं भी मालूम है, इसे बहुलवादी व्यवस्था भी बोलते हैं चुनाव की, जिसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब है सारे कैंडिडेट चुनाव में भाग लेंगे, जो सबसे आगे निकला उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोला जाएगा।
जो सबसे आगे निकलेगा वही विजेता माना जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहाँ पे लागू है? हमारे यहाँ जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ कहाँ होते हैं? एमपीज के, यानी लोकसभा के, लोकसभा में जो एमपीज के इलेक्शन होते हैं, और विधानसभा में, विधानसभा का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएस के जो इलेक्शन होते हैं, यानी एमपी और एमएलए के डायरेक्ट इलेक्शन जहाँ जहाँ होते हैं। तो एमपी का इलेक्शन हमारे यहाँ लोकसभा में डायरेक्ट होता है, और एमएलए का इलेक्शन डायरेक्ट विधानसभा में होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की व्यवस्था लागू है। तो इंडिया में दोनों प्रकार के इलेक्शन सिस्टम है। ये व्यवस्था कुछ कुछ देशों में हम लोग जो हेड ऑफ द स्टेट है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसको चुनने के लिए लागू करते हैं। तो हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट चुनने के लिए, यानी राष्ट्रपति चुनने के लिए व्यवस्था है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात। तो भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फिर से इंग्लिश में देख लेते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो चर्चा कर दी है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो व्यवस्था है ये हमने फ्रांस की जो क्रांति चल रही थी 1789 से 1799 में, उस देश से हमने प्रेरित होकर इसको शामिल किया, फ्रांस से। ठीक है, तो हमारे ख्याल से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, 27 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इनको आपको एक दो बार आपको देख लेना है। इसमें से जो जो क्वेश्चन आपके पास नहीं हो अपडेट कर लेना है अपने आप को। इस तरीके से लगभग 25 क्वेश्चन की सीरीज आपके प्लेलिस्ट में आती रहेगी, और इंडियन पॉलिटी और इस क्रम में आगे के बाकी सब्जेक्ट रिवाइज होते रहेंगे। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो आपकी जिम्मेदारी है आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।